हेलो दोस्तों, एस पी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे हम एक स्वामी विवेकानंद का एक बात कही है, उसकी बात के साथ अब आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखिए, देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड एम। ड्रीम रिक्वायर्स effortless sleep and aim requires sleepless efforts. Sleep for dreams and wake up for aims. ठीक है। देखिए, आने वाले टाइम में काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है, तो इसी के हिसाब से मैंने पिछले 2 वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQs के हिसाब से बनाए थे। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट वाइज डालो। ठीक है, इसलिए आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहाँ से हम अपने एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट आफ्टर बर्थ व्हेन द स्किन ऑफ बेबीज ट्रंक इज पिंकिश बट द सोल्स ऑफ द फीट एंड palms ऑफ हैंड्स आर ब्लूइश, दिस इज कॉल्ड। देखिए, मतलब बच्चे का बर्थ हो चुका है। बर्थ के बाद बच्चे का जो स्किन है, उसका ट्रंक पार्ट जो है वो तो पिंकिश दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बच्चे के सोल है और उसका पैर वाले जो पार्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसके हाथ ब्लू दिखाई दे रहे हैं। तो इसे इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है सिंडेक्टली, ऑप्शन बी है एक्रोसाइनोसिस, ऑप्शन सी है पेरिफेरल साइनोसिस और ऑप्शन डी है सिफेलोकोडल साइनोसिस। ठीक है, तो एक एक ऑप्शंस के बारे में अपन डिफरेंटली बात करेंगे। पहले पहले बात करते हैं सिंडेक्टली। सिंडेक्टली तो ये राइट आंसर नहीं होगा। सिंडेक्टली का मतलब होता है कि जो बच्चे के जो फिंगर्स है, फिंगर्स में जो गैप होता है वहाँ स्किन प्रेजेंट है और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसे क्या कहा जाता है? सिंडेक्टली। और एक्रोसाइनोसिस। और थर्ड ऑप्शन है पेरिफेरल साइनोसिस। पेरिफेरल साइनोसिस का मतलब होता है कि जो अपनी बॉडी के जो डिस्टल जो पार्ट्स है उनमें साइनस हो रहा है जैसे, तो उसे क्या कहेंगे? पेरिफेरल साइनोसिस। और सिफेलोकोडल साइनोसिस का मतलब होगा कि जो जैसे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिफेलोकोडल मैनर में होता है, ठीक है, वैसे ही जो साइनोसिस का जो पैटर्न है वो हेड टू टो की तरफ है, तो वो सिफेलोकोडल साइनोसिस कहलाता है। लेकिन यहाँ जो है वो कैसा जो साइनस का पैटर्न है वो कैसा है? एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस मीन्स जो बॉडी का जो अपर ट्रंक ट्रंक पार्ट है वो तो ब्लूइश दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बॉडी का जो पेरिफेरल पार्ट है जैसे सोल्स हो गया, फीट हो गया और जो हैंड हो गए, उनकी जो स्किन है वो कैसी दिखाई दे रही है? ब्लूइश दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक्रोसाइनोसिस विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस, ये जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके लिए क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स ये रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एट वाट एपगार स्कोर एट 5 minutes आफ्टर बर्थ शुड रिससिटेशन बी इनिशिएटेड। एपगार स्कोर की बात करते हैं। पहले एपगार स्कोर किसने दिया था इसके बारे में बात करते हैं। वर्जीनिया एपगार नाम का एक जो साइंटिस्ट कह सकते हो आप, उन्होंने ये दिया था 1962 में। ठीक है, एपगार स्कोर दिया था। एपगार स्कोर क्या बताता है? जो बच्चे का जो बर्थ हुआ है, बर्थ होने के बाद वो कितना, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो कितनी सही है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर के हिसाब से बच्चे का जो जो कंडीशन है एट द बर्थ उसको अपन डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मिनट में और आफ्टर 5 मिनट्स 2 बार इसको असेस करते हैं। ठीक है, यदि इसका जो नॉर्मल जो बात करते हैं 1 2 3 है, ठीक है, तो ये क्या होगा? सीवियर कंडीशन है कि बच्चे का जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है, सीवियर कंडीशन में मानते हैं आप। और यदि 4 to 7 है, इसका मतलब बच्चे का जो कंडीशन है वो मॉडरेट है। और यदि 8 to 10 है, 8 to 10 है, इसका मतलब बच्चा कैसा है? बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा जो एपगार स्कोर का जो स्कोर है उस पर आप बच्चे को रिससिटेशन इनिशिएट कर देंगे। तो ऑप्शन ए है 1 to 3, ऑप्शन बी है 7 to 8, ऑप्शन सी है 9 to 10, ऑप्शन डी है 6 to 7। तो इसमें जो सीवियर जो कंडीशन है वो कौन सी है? 1 to 3 एपगार स्कोर वाली कंडीशन सीरियस कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर हम एपगार स्कोर जब बच्चे का 1 to 3 के बीच में होगा तो उसका रिससिटेशन इनिशिएट कर देंगे। इसलिए ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
दिस क्वेश्चन मैनी टाइम रिपीटेड इन एम्स एग्ज़ाम्स। लास्ट टाइम 2019 का जो अपना दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन से ही जो आप बार बार एग्ज़ाम में आएंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएंगे, फ्री के मार्क्स दिलाने वाले नंबर है। ठीक है क्वेश्चन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। द आइडियल साइट फॉर विटामिन के इंजेक्शन इन द न्यू बॉर्न। विटामिन के लगाते हैं, विटामिन के का जो लगाने का जो साइट है न्यू बॉर्न में वो पूछा है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए है राइट अपर आर्म, ऑप्शन बी है लेफ्ट अपर आर्म, ऑप्शन सी है आइदर राइट और लेफ्ट बटक, ऑप्शन डी है मिडिल थर्ड ऑफ थाई। ठीक है, तो जो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा मिडिल थर्ड ऑफ थाई। अब ये क्यों होगा ये बात कर लेते हैं पहले। राइट अपर आर्म क्यों नहीं होगा, लेफ्ट अपर आर्म क्यों नहीं होगा, आइदर राइट ऑफ लेफ्ट बटक्स क्यों नहीं होगा। तो देखिए जो विटामिन के जो है वो आईएम रूट के थ्रू लगता है, आईएम इंजेक्शन है। लेकिन जो बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है उसमें राइट अपर आर्म और लेफ्ट जो अलग जो बॉडी का अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट अपर आर्म हो गया, लेफ्ट अपर आर्म हो गया, वहाँ का जो मसल्स जो है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप वहाँ पर आईएम इंजेक्शन लगा नहीं सकते। लेकिन जो थाई का जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल थर्ड ऑफ थाई जो होता है वो बिल्कुल डेवलप वहाँ पर मसल्स होती है। ठीक है, इसलिए अच्छा मस्कुलर पार्ट देख के ही हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। इसलिए जो बच्चे में जो इंजेक्शन लगाएंगे विटामिन के वो कहाँ लगेगा, मिडिल थर्ड ऑफ द थाई में लगेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज़ कैरेक्टराइज्ड इज। मतलब जो बच्चे में रेस्पिरेशन का जो पैटर्न होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है सैलो एंड इरेगुलर विद शॉर्ट पीरियड्स ऑफ एपनिया लास्टिंग। अब इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है, लास्टिंग नॉट लॉन्गर, यहाँ पे एक वर्ड है नॉट लॉन्गर। देखिए ऑप्शन है, पढ़ लिए पहले, सैलो एंड इरेगुलर विद शॉर्ट पीरियड्स ऑफ एपनिया लास्टिंग नॉट लॉन्गर देन 15 सेकेंड्स 30 to 60 बीट पर मिनट। मतलब बच्चे का जो रेस्पिरेशन का पैटर्न है वो सैलो है, इरेगुलर है, और उसमें एपनिया के जो पीरियड्स हैं वो 15 सेकेंड से कम के हैं, और जो ब्रीथ जो है उसका ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो है 30 to 60 बीट पर मिनट रेट है उसका। ऑप्शन भी है 20 to 40 बीट्स पर मिनट, और एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहा है बच्चा विद एक्टिव यूज ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। और जब बच्चा एक्टिव यूज ऑफ इंटरकोस्टल मसल करेगा इसका मतलब उसको लेबर्ट ब्रीथिंग कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑप्शन सी है 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट विद एपनिया लास्टिंग मोर देन 15 सेकेंड्स। यहाँ पर क्या है, ब्रीथ्स तो नॉर्मल है लेकिन जो एपनिया का जो टाइमिंग है वो 15 सेकंड से ज़्यादा है, और बच्चा एब्डोमिनल ब्रीथिंग कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है 30 to 50 ब्रीथ्स पर मिनट एक्टिव यूज ऑफ एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पर जो ब्रीथ है वो तो 30 to 50 है, लेकिन जो एक्टिव यूज़ ऑफ एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल मसल्स कर रहा है ये भी किसको इंडिकेट करेगा कि बच्चा लेबर्ट ब्रीथिंग कर रहा है। तो जो जो इसके लिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो भी बच्चा जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जो रेगुलर जो रेस्पिरेशन का पैटर्न होता है वो हमेशा इरेगुलर होता है। ठीक है, और उसका रेस्पिरेशन जो रेट होता है, ब्रीथिंग रेट जो होता है वो कितना होता है 30 to 60 बीट्स पर मिनट। और अगर कोई आपसे पूछे एवरेज बच्चे में कितना होगा तो 40 बीट्स पर मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, और जो एपनिया का पीरियड होता है हमेशा लेस देन 15 सेकंड होगा, मोर देन 15 सेकंड कभी नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है इसमें, और काफ़ी बार बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने में मिस्टेक कर जाते हैं, पैटर्न में गलती कर जाते हैं, एपनिया में गलती कर जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए बच्चे का जो रेस्पिरेशन का पैटर्न होगा वो कैसा होगा, सैलो होगा, रेगुलर होगा, और उसमें पीरियड्स ऑफ एपनिया जो होगा वो 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा, और जो ब्रीदिंग होगी वो 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट होगी, और जो नॉर्मल होगा और एवरेज की बात करें तो 40 ब्रीथ्स पर मिनट होगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वैन परफॉर्मिंग नर्सिंग केयर फॉर ए नियोनेट। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। वैन परफॉर्मिंग नर्सिंग केयर फॉर ए नियोनेट आफ्टर ए बर्थ विच इंटरवेंशन हैज़ द हाइएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। मतलब एक
बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, नियोनेट है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, विच विल बी द हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी। ठीक है, तो ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्टेन ए डेक्स्ट्रोस्टिक्स, ऑप्शन बी है गिव द इनिशियल बाथ, ऑप्शन सी है गिव द विटामिन के इंजेक्शन, और ऑप्शन डी है कवर द नियोनेट हेड विद ए केप। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अंदाज़ा लगाइए कौन सा आंसर सही हो सकता है। बच्चे के लिए प्रायोरिटी क्या होती है? सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ आप क्या करते हो, देखिए ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है ऑप्टेन रेक्सटोसिक, तो ये कोई असेंशियल एक्शन नहीं है, आप बाद में कर सकते हो। गिव द इनिशियल बाथ, बात देना यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे में पहले ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में जब वो आता है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, उसको हमेशा जो ब्रेडिकार्डिया होने का चांस रहता है, या फिर उसका हाइपोथर्मिया में जाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनिशियल बात तो यहाँ आंसर नहीं होगा। और जहाँ तक बात करें हम विटामिन के इंजेक्शन की, तो विटामिन के इंजेक्शन आप लगाते हो, ठीक है, लेकिन इतना जल्दी देना इसका कोई प्रायोरिटी नहीं है। बर्थ के आफ्टर बर्थ 4 आवर्स के अंदर आप विटामिन के का इंजेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, इसलिए ये भी आंसर राइट नहीं होगा, प्रायोरिटी में नहीं आएगा। लेकिन जो ऑप्शन डी है कवर द नियोनेट हैज़ विद केप, दिस विल बी द राइट आंसर। आप बिल्कुल सही सोच रहे थे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब कैसे होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, देखिए जो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ठीक है, नियोनेट, तो जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो उसको जो बॉडी से जो हीट लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, लेकिन जो बच्चों का जो हेड का सरफेस एरिया जो होता है वो अदर बॉडी की तुलना में कंपैरिजन में कैसा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ से हीट लॉस होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। किसके थ्रू? इवापोरेशन के थ्रू। इवापोरेशन एक मैकेनिज्म है हीट लॉस का, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे हीट लॉस होने का चांस रहता है। इसलिए क्या करते हैं, बच्चे का जो हेड है, हेड को हम जो कैप से कवर कर देते हैं ताकि वहाँ से हीट का लॉस कम से कम हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो प्रायोरिटी होगी वो होगी कवर द नियोनेट हेड विद ए कैप, ताकि इवोपरेशन के थ्रू उसकी बॉडी से जो हीट लॉस है वो कम से कम हो और बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाए। ठीक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच कंडीशन और ट्रीटमेंट बेस्ट एंश्योर्स लंग मैच्योरिटी इन एन इन्फेंट। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये। अपने जो छोटे मोटे जो CHO के एग्ज़ाम्स होते हैं और एम्स के एग्ज़ाम हैं, और काफ़ी PGI वगैरह में काफ़ी बार पूछा गया है कि लंग्स की मैच्योरिटी को इंडिकेट करने के लिए आप कौन सा जो टेस्ट करते हो, टेस्ट का भी पूछा गया है। ठीक है, और कितना उसका जो रेशियो है वो पूछा गया है। तो देखिए कौन सा पैरामीटर आप असेस करोगे। ऑप्शन ए है मेकोनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी है ग्लूकोकोर्टिकोइड ट्रीटमेंट जस्ट बिफोर डिलीवरी, ऑप्शन सी है लेसिथिन टू स्पिंगोमाइलिन रेशियो मोर देन 2:1, ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ फास्फेटिक ग्लाइसरॉल इन द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, पहले बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, मेकोनियम इन द एमनियोटिक फ्लूइड। यदि एमनियोटिक फ्लूइड में अगर मेकोनियम प्रेजेंट है तो ये जो कंडीशन है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट करती है, इसलिए ये आंसर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लंग मैच्योरिटी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी जो है ग्लूकोकोर्टिकोइड ट्रीटमेंट जस्ट बिफोर डिलीवरी, तो इससे लंग मैच्योरिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यदि आप ग्लूकोकोर्टिकोइड का इससे रिलेशन नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ फॉस्फेटिक डाइलग्लिसरॉल इन द एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसका एब्सेंस होना और प्रेजेंस होने का इससे रिलेशन नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा यहाँ पर, लेसिथिन टू स्पिंगोमाइलिन रेशियो मोर देन 2:1। लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन क्या है, फॉस्फोग्लिसराइड्स है ये। ठीक है, जो इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। यदि 36 वीक पर जब बच्चा 36 वीक का हो जाता है ड्यूरिंग द गेस्टेशनल लाइफ, तो इसका जो लेवल है लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाता है। ठीक है, लेसिथिन का रेशियो जो इंक्रीज़ होता रहता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है, लेकिन स्पिंगोमाइलिन जो है वो एक जो 1 रेशियो पे आके एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो यदि मोर देन 2:1 है, ठीक है, तब बच्चे का लंग मैच्योर होगा। ठीक है, और इसको करने के लिए एक टेस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं सैक टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं अपन, सैक टेस्ट कहा जाता है इसको, सैक टेस्ट, सैक टेस्ट कहा जाता है। कोई आपसे पूछे सैक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो सैक टेस्ट बच्चे का जो फेटल लंग जो मैच्योरिटी है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, 0.5 ml NS लेते हैं,
ठीक है। और जो भी रिएजेंट है वो यूज़ करते हैं, और एमनेटिक फ्लूइड यूज़ करते हैं। एमनेटिक फ्लूइड यूज़ करके उसको सेक करते हैं। सेक करने पर यदि जो है 0.9 इसमें यूज़ करते हैं, 95% जो ग्लिसरॉल या अल्कोहल कह सकते हो वो यूज़ करते हैं। फिर उसका जब उसको सेक करते हैं, सेक करने पर यदि वो उसको 15 सेकंड के बाद, 15 मिनट या 15, इसको लगभग सेक करके रख देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी देर बाद इसको देखेंगे, यदि वहाँ पर एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न बनता है तो इसका मतलब तो लंग मैच्योर है बच्चे का। और उसका जो रेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जिसे एलएस रेशियो पे आप कह सकते हो, वो 2:1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बच्चे का जो लंग मैच्योरिटी को इंडिकेट करने वाला जो है वो है एलएस रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो, जो हमेशा 2:1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। देखिए, व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए नियोनेट, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ हाइपोथर्मिया। मतलब एक नियोनेट है जो इसका बर्थ हुआ है, तो उसमें हाइपोथर्मिया को इंडिकेट करने वाला सबसे ज़्यादा जो इंडिकेटर है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी है हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और ऑप्शन डी है शिवरिंग, ठीक है। तो जो हाइपरग्लाइसीमिया है, और पहले ऑप्शन इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इसमें आंसर होगा। अब वो कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो जब भी बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है ना, तो उसका जो रेस्पिरेशन जो पैटर्न होता है वो इरेगुलर तो होता ही है, लेकिन जो उसका जो ब्रीथिंग रेट जो होता है, रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाता है। बच्चा मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसिव हो जाता है, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं करता है जब भी हाइपोथर्मिया में जाता है। ये बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी जब बच्चा एंटर जो यूट्रस होता है उसके एनवायरनमेंट से जैसे ही बाहर आएगा, तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा? बॉडी में हीट लॉस होगा, और बच्चे में जैसे ही हीट लॉस होगा तो उसका हाइपोथर्मिया में जाएगा। हाइपोथर्मिया में जब भी बच्चा जाता है तो उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। और दूसरा बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में कभी भी जो हाइपोथर्मिया में नहीं होता है। जब बच्चे को हाइपोथर्मिया होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ना कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा। और बच्चे के यदि ब्रीथिंग ही नहीं करेगा तो उसकी बॉडी में जो CO2 अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो बच्चे में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए सी भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। और बच्चे में जो ऑप्शन डी है सिवरिंग, अगर बच्चा सिवरिंग करता है तो उसका जो बॉडी मैकेनिक्स है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसका जो सिवरिंग जो मैकेनिज्म होती है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करती है, लेकिन बच्चा जो होता है उसमें सिवरिंग उस टाइम पे डेवलप नहीं होता है, इसलिए सिवरिंग नहीं करता तो बच्चा अपना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है। मैंने आज क्वेश्चन नंबर नहीं डाले क्योंकि मुझे पता है जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप मतलब ऐसे वेट करते हो कि यार पेपर कब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। अब इतने क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए। तो मैंने देखा कि आज काफ़ी बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि 10 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, अब तो लास्ट क्वेश्चन है, तो वो चीज़ सही नहीं लगती। इसलिए मैंने आज क्वेश्चन नंबर नहीं डाले, सीधा अपन बिना क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन नियोनेटल sepsis and meningitis infection seen within 24 hours after birth are caused by which organism? ऑप्शन ए है कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, ऑप्शन सी है इसेरिशिया कोलाई, और ऑप्शन डी है ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। देखिए गैस करिए क्या आंसर हो सकता है इसका। बच्चों में नियोनेटल सेप्सिस हो रहा है, मेनिंजाइटिस हो रहा है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द जो ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती है, तीनों मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायामीटर, ठीक है। इनका जो इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या कहता है? मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे का जो बर्थ होता है, तो जैसे ही उसका विदिन 24 आवर्स के अंदर उसके अंदर नियोनेटल सेप्सिस और मेनिंजाइटिस होता है, उसका जो कोज होता है ऑर्गेनिज्म, तो उसका पूछना चाह रहा है एग्जामिनर,
ऑप्शन ए है कैंडिडा एल्बिकेंस, ऑप्शन बी है क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस, ऑप्शन सी है इस्चेरिशिया कोलाई, ऑप्शन डी है ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। देखो कैंडिडा एल्बिकेंस और क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये तो राइट आंसर यहाँ होंगे नहीं। ठीक है, ये तो दो ऑप्शन वैसे कैटेगरी। ठीक है, अब आपको ऑप्शन सी और डी में से करना है। ठीक है, अब जो ऑप्शन सी है इस्चेरिशिया कोलाई और ऑप्शन डी है ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दोनों ही जो है वो कोज करते हैं। ठीक है, नियोनाटल सेप्सिस कोज करते हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट कॉमनली जो कोज करता है, मोस्ट कॉमनली जो कोज करता है वो कौन सा करेगा, ग्रुप बी बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, इसलिए आप राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, समझ गए ना कैसे है। हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कंसीडर कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन। वीडियो फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, चलो मैं थोड़ा स्पीड कम कर लेता हूँ। आपको लग रहा होगा कि स्पीड फास्ट हो रहा है तो समझने में दिक्कत आ रहा होगा, मैं स्पीड कम कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ये लीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने क्वेश्चन ज़्यादा सेलेक्ट किए हैं आज। ठीक है, तो घबराइए नहीं, साथ बने रहिए। अपन ऐसे ही साथ बात करके पेपर सोल्व करके एक दिन इस जंग को जीत लेंगे, और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का जो सपना आप देख रहे हो वो आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। व्हेन टीचिंग अम्बिलिकल कॉर्ड केयर टू ए न्यू मदर द नर्स वुड इंक्लूड विच इन्फॉर्मेशन। कि एक मदर है, एक लेडी जो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उनको एक नर्स जो है, नर्सिंग ऑफिसर जो होते हैं वो कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में कुछ इनको उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट होगा, ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है अप्लाई पेरोक्साइड टू द कॉर्ड विथ ईच डायपर चेंज, मतलब पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड अप्लाई करोगे आप जैसे ही आप डायपर चेंज किया। ऑप्शन बी है कवर द कोड विद पेट्रोलियम जेली आफ्टर बाथिंग, जैसे आपने बच्चों को बात करा दी, बात कराने के बाद उसका जो कोड है, अम्बिलिकल कोड है, उस पर पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी है कीप द कोड ड्राई एंड ओपन टू एयर, भाई जो उस पर कुछ नहीं लगाना, ना तो उस पर ऑयल लगाना है, ना कुछ पानी लगाना है, कुछ नहीं लगाना, उसको खुला छोड़ दो ताकि वो ओपन एयर में खुला रहे। ऑप्शन डी है वॉश द कोड विथ सोप एंड वाटर ईच डे ड्यूरिंग ए टब बाथ, भाई बच्चा टब बात करा रहे हो उसको। ठीक है, और उसको वॉश कोड को वॉश कीजिए साबुन से। तो कौन सा आंसर राइट होगा, देखिए। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो बच्चे का अम्बिलिकल कोड होता है उसको हमेशा ड्राई रखना होता है, ओपन टू एयर रखना होता है। कभी भी उस पर ना तो साबुन लगाना है, ना पानी लगाना है, ना ही कुछ कोई पेट्रोलियम जेल लगानी है, ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाना है। यदि आप उसे उसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो उसका जो जो उसका खुद एक पैटर्न होता है कि वो एक थोड़े दिनों बाद खुद ही मैच्योर होके रिमूव आउट हो जाता है। ठीक, तो अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे तो उसका जल्दी हीलिंग होगा नहीं, हीलिंग नहीं होगा तो बच्चे में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, बच्चे में पेन करेगा, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको ये नहीं करना है। इसलिए हमेशा जो बच्चे का अम्बिलिकल कोड होता है उसको हमेशा ड्राई रखना है और ओपन टू एयर रखना है। ठीक है, ताकि वो आराम से अपने आप साइड ऑफ हो जाए। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अम्बिलिकल कोड से रिलेशन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन इसकी बात करेंगे ओपीजी के, जब मैं एमसीक्यू लेके आऊँगा तब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ए न्यूनेट हैज़ बीन डायग्नोज विद कैपेट सक्सीडेनम विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस कंडीशन। देखिए, एक नियोनेट है जो डायग्नोस विद कैपेट सक्सीडेनम हुआ है, सो अब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दिस कंडीशन। ऑप्शन ए है इट यूजुअली रिजॉल्व्स इन 3 to 6 weeks, it does not cross the cranial suture line, it is the option C है it is a collection of blood between the skull and periosteum, option D है it involve a swelling of tissue over the presenting part of the presenting head। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस पर जितने स्टार लगा सकते हैं, जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लीजिए, जितना आपकी मर्ज़ी हो। तो 5 स्टार क्वेश्चन, 10 स्टार क्वेश्चन, आपको जितना कहना है आप उसको कह लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अब दो दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक होता है कैपेट सक्सीडेटम, एक होता है सिफेल हीमाटोमा। इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है, तो देख लीजिए। अब पहले बात करते हैं कैपेट सक्सीडेनम क्या होता है।
तो कैपेट सक्सीडेंट क्या होता है, जब बच्चे का जब बर्थ हो रहा होता है, तो बर्थ होते टाइम जो उसको प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है उस पर यदि कंप्लीट कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है, तो प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, जो वहाँ का जो पार्ट है जहाँ इस पर प्रेशर पड़ा है उस पर पहले तो क्या होगा, उस पर स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग आ जाती है, उसे क्या कहा जाता है अपन को, उसको क्या कहते हैं, कैपेट सक्सीडेंटम कहा जाता है उसको। कैपेट मतलब जो अपना फोरहेड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कैपेट। कैपेट मतलब एक क्या बोलते हैं, जिसे बालों का एक गुच्छा टाइप होता है ना, वैसे ऊपर एक उभार बन जाता है, उसे बोलते हैं कैपेट सक्सीडेनम। ठीक है। कैपेट सक्सीडेनम की खास बात यह है कि ये 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है, और ये क्रेनियल सुचर लाइन को क्रॉस करता है, और ये इसमें जो जो ब्लड और जो अदर फ्लूइड्स हैं उनका कलेक्शन नहीं होता है, ये ओनली एक स्वेलिंग होता है। ठीक है। क्या क्या खास बात है इसके बारे में, ये बर्थ के 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। सूचर लाइन को ये क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है। और ये ओनली जो अपना प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है जहाँ पर कंटिन्यूस प्रेशर लगा है वहीं पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है। और जो दूसरा बात कर लेते हैं अपन सिफेल हीमेटोमा के बारे में। जो सिफेल हीमेटोमा जो होता है, जो अपने पास ऑप्शन ए बी सी दिए हुए हैं, ये जो तीनों ऑप्शन है वो सिफेल हीमेटोमा जो है इसके बारे में। ऑप्शन पहला देख लीजिए, इट यूजुअली रिजॉल्व इन 3 to 6 वीक्स। तो याद रखिए सिफेल हीमोटोमा पहले तो क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम। जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो स्कल है और पेरियोस्टियम है, वहाँ उसके बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये सूचर लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करता है, और 3 से 6 वीक में ये अपने आप रिजोल्व हो जाता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन जो है वो तो सिफेल हीमेटोमा को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए तो राइट आंसर हो गया नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैपेट सक्सीडेनम के बारे में। तो कैपेट सक्सीडेनम को जो सपोर्ट करता है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। इट इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द प्रेजेंटिंग हेड, सो इट विल बी द राइट आंसर। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं, बाय कीपिंग द नर्सरी टेम्परेचर वार्म एंड रैपिंग द नियोनेट इन द ब्लैंकेट द नर्स इज प्रिवेंटिंग विच टाइप ऑफ हीट लॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जो बॉडी से हीट लॉस के 4 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, इवापोरेशन और रेडिएशन। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होकर आपने उसको ब्लैंकेट में उसको रैप कर दिया, लपेट के, आप मतलब हीटिंग के कौन से लॉस मेथड से उसे आप बचाना चाह रहे हैं, तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए है कंडक्शन, ऑप्शन बी है कन्वेक्शन, ऑप्शन सी है एवापोरेशन, ऑप्शन डी है रेडिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कन्वेक्शन। देखिए बच्चा जब मतलब फिटल जो यूट्रस से बाहर आता है, एनवायरनमेंट में बाहर आता है, तो एडजस्टमेंट का पैटर्न जो होता है उसका एस्टेब्लिश नहीं होता है, ना ही उसमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म पाई जाती है जिससे वो अपने को खुद को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट कर सके। इसलिए एक मैकेनिज्म होता है कॉन्वेक्शन या हीट लॉस का मेथड है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है, एक नॉर्मल से थ्योरी होती है ना, जैसे जिधर टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा है वहाँ से जो एनर्जी है वो एनर्जी जो कम जो टेम्परेचर है उस उधर की तरफ जाता है। ठीक है। तो बच्चा अंदर से आया तो उसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर से बाहर के टेम्परेचर से तो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है। तो क्या करता है बॉडी का जो हीट है या एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। ठीक है। कन्वेक्शन मेथड के थ्रू कूलिंग एयर इफेक्ट कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, कूलिंग एयर इफेक्ट। कूलिंग, देखिए कूलिंग एयर इफेक्ट आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो बॉडी का हीट लॉस देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है बच्चा हाइपोथर्मिया में जा सकता है। ठीक है। और हाइपोथर्मिया में बच्चा अगर चला गया तो उसको ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो और बच्चे को आप सीधा उसका सीपीआर करना पड़ सकता है। इसलिए आप इतनी चीज़ों से बचने के लिए उसे क्यों ना बच्चे को जब से पैदा ही हो उसको ब्लैंकेट में कवर कर दो, ताकि उसका जो हीट लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं होना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आने वाले हैं। आप बस ये वीडियो देख लीजिए एक बार। अगर आप ये वीडियो मिस कर जाओगे ना, कहीं पर भी आपने एक क्वेश्चन मिस किया, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप वास्तव में बहुत कुछ लॉस कर जाओगे।
इसलिए इस वीडियो का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई मैं नया क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको। जो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो बात करते हैं पहले अब इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में। द न्यूनेट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग बर्थ। जो डायबिटिक मदर्स होती है उनके न्यूनेट्स में सबसे ज़्यादा खतरा किस चीज़ का रहता है? देखिए, ऑप्शन ए है एटिलैक्टेसिस, ऑप्शन बी है माइक्रोसिफेली, ऑप्शन सी है न्यूमोथोरेक्स और ऑप्शन डी है मैक्रोसोमिया। तो गैस कीजिए कौन सा आंसर राइट हो सकता है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को आपने रिपीटेड एग्जाम्स में देखा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो, डायबिटिक मदर है, डायबिटिक मदर है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। और जब बच्चा फीटल लाइफ में होता है, ठीक है, तो जो प्लेसेंटा के थ्रू जो उसका न्यूट्रिशन जाता है, तो माँ क्या करती है, अब माँ तो क्या होती है, देवी होती है, उसको क्या होता है, सब सब जो भी उसके पास है वो अपने बच्चों को दे देती है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके पास ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, अब माँ अपने पास थोड़ी रखेगी, क्योंकि माँ तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो वो क्या करती है, फीटस की तरफ उसको पूरा ट्रांसफ़र कर देती है, भाई जितना ग्लूकोज आ रहा है उसके पास जाने दो, बच्चे के पास जाने दो, जाने दो, जाने दो, ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, अब बच्चे तो ना समझ होते हैं, बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उनमें इतना नॉलेज होता नहीं कि वो भाई अपने पास ज़्यादा चीज़ें आ रही है तो उसको अपन स्टोर कर ले, इतना होता नहीं ना। तो वो क्या करते हैं, अब उनका जो लीवर होता है, लीवर भी मैच्योर नहीं होता, तो लीवर मैच्योर नहीं होता तो वो ज़्यादा बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज है उसको स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के साथ। तो बच्चे जब वहाँ रहते हैं, बॉडी में यूट्रस में रहते हैं, तब तो उनको खूब न्यूट्रिशन मिलता है और बॉडी में उसी हिसाब से इंसुलिन बनता है। तो क्या करता है, बच्चा में खूब ग्लूकोज मिलता है, खूब अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, बच्चा रावण पैदा होगा। रावण बच्चा कैसा, मतलब अच्छा खासा हष्ट पुष्ट मोटा बच्चा पैदा होगा, जिसका वेट 4.5 किलो से भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कहलाते हैं मैक्रोसोमिक बच्चे, और इस कंडीशन को कहा जाता है मैक्रोसोमिया, ठीक है। इसलिए जो भी डायबिटिक मदर्स के जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा मैक्रोसोमिया, मैक्रो मतलब बड़ा, सोमिया मतलब बॉडी, दो वर्ड से मिलकर बना है, मैक्रो मतलब बिग, बड़ा, सोमिया मतलब बॉडी, ठीक है। तो जो मैक्रोसोमिया उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एटलैक्टेसिस किस में देखने को मिलेगा, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं पहले। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, मैक्रोसोमिया, बच्चा के रावण पैदा होगा। हमेशा आप तो ये बात रखना, बच्चा यदि डायबिटिक मदर का बच्चा है तो बच्चा रावण पैदा होगा, आप हमेशा ध्यान रखिए, वेट उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि उसमें सबसे ज़्यादा जो इंजरी होगी बच्चे का, जब ऐसे बच्चे का जब आप वेजाइनल डिलीवरी कराओगे मैक्रोसोमिया वाले बच्चे का, तो उसमें हमेशा जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पहले और सेकंड और तीसरा जो आंसर वो गलत क्यों है ये देख लेते हैं पहले। एटलैक्टेसिस, एटलैक्टेसिस का यहाँ पर कोई ऑप्शन, इसका जो वो है वो सेंस नहीं है, क्योंकि एटलैक्टेसिस उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका अभी अभी सर्जरी हुआ है, वो ब्रीदिंग तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वो ब्रीदिंग तरीके से नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो एलुलाई है वहाँ पर जो म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो एटलेटिक्स कहेंगे उसको। माइक्रोसेफेली, माइक्रोसेफेली इन बच्चों में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो पहले ही इनको काफ़ी न्यूट्रिशन मिला है, मैंने पहले ही बोला आपको, क्योंकि ये रावण बच्चा है भैया, रावण बच्चा, इसलिए माइक्रोसेफेली यहाँ देखने को नहीं मिलता। माइक्रोसेफेली कहाँ देखने को मिलेगा, जो जिनका न्यूट्रिशन कम है, माइक्रोसोमिक बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-1 किलो के बच्चे होते हैं, देख लो। अब ऐसे बच्चों का माइक्रोसेफेली होगा। और न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, न्यूमोथोरेक्स मतलब जो थोरेक्स पार्ट है उसमें आपके आपके हवा इकट्ठी हो गई है, न्यूमो मतलब हवा, थोरेक्स मतलब थोरेक्स जो चेस्ट पार्ट होता है उसको थोरेक्स कहा जाता है। न्यूमो यूज वर्ड यूज़ होता है एयर के लिए, मतलब एयर एक्यूमुलेट हो गई चेस्ट में, तो इसे क्या कहेंगे, न्यूमोथोरेक्स। और न्यूमोथोरेक्स कब होता है, जब आप कहीं से किसी ने बाहर से आपके, या तो कोई सर्जरी के थ्रू, सर्जरी में ढंग से नहीं हुई, या फिर कुछ जैसे किसी ने स्टेप इंजरी हुई है, तब भी क्या होता है, बॉडी के आर पार एक मतलब एक पाथवे बन जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हवा अंदर जाती तो है लेकिन बाहर नहीं आने देता है, ठीक है। तो वो न्यूमोथोरेक्स कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इसलिए ये सब, इस क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया मतलब रावण बच्चा, याद रखिएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, इससे आप काफ़ी चीज़ें याद रख पाओगे। ऑप्शन, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आफ्टर रिव्यूइंग द क्लाइंट्स मैटरनल हिस्ट्री ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट ड्यूरिंग लेबर, इसमें ड्रग्स, इस क्वेश्चन में एक ड्रग्स के बारे में बात करें अपन, मैग्नीशियम सल्फेट। आगे बात करते हैं, विच कंडीशन वुड द नर्स एंटिसिपेट एज ए पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इन द न्यूनेट। तो
इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि एक माँ है जिसका लेबर लेबर चल रहा है और उसको मैग्नीशियम सल्फेट दिया है। अब मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दिया है? क्योंकि वो जो मदर है प्रीक्लेम्सिक है, इक्लेम्सिया में कन्वर्ट ना हो, उसे सीजर्स ना आए, इसलिए उसको क्या दिया है? मैग्नीशियम सल्फेट दिया है, क्योंकि एक एंटी कन्वल्जेंट एजेंट होता है, ये दिया है। अब इसमें जो बच्चा होता है उसके, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एक ऐसी ड्रग है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास चली जाती है, ठीक है। और बच्चे के पास जाएगी तो कुछ ना कुछ तो, अब ड्रग्स है, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्लिकेशन ज़रूर करेगी, और कॉम्प्लिकेशन करेगी तो भैया देखिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो जब भी बच्चा अगर जब बच्चा वूम में होता है तो मैं अगर यदि मदर एमजी स्पोर्ट ले रही है तो उसमें कुछ चीज़ देखने को मिलती है। ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी है जेटरीनेस, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और ऑप्शन डी है टेकिकार्डिया। तो पहले बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। तो इस बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है जेटरीनेस वो हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये इस पर आप सोच सकते हो। ऑप्शन डी है टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया नहीं होगा। जब भी ऐसी मदर जो एमजी स्पोर्ट ले रही है तो उस बच्चे में तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं ड्रग्स के कॉम्प्लिकेशन के रूप में। तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, पहली चीज़ क्या देखने को मिलेगी? ब्रेडिकार्डिया। दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी उसमें, पहली क्या मिलेगी? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। दूसरी क्या मिलेगी? हाइपोटोनिया, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटोनिया, ठीक है, ये चीज़ें भी बच्चे में और देखने को मिलेगी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तीन चीज़ें बताई थी ना मैंने, ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और हाइपोटोनिया। मतलब बच्चे का बॉडी का जो टोन है वो कम हो जाएगा। बच्चे में ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, बच्चे का जो ब्रीदिंग है 30 to 60 बीट पर मिनट होता है, इससे अगर कम हो रहा है तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों में से कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए क्लाइंट है जस्ट गिवन बर्थ एट 42 वीक्स गेस्टेशन व्हेन असेसिंग द न्यूनेट विच फिजिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। देखिए ऑप्शन ए स्लीपी लिथार्जिक बेबी, ऑप्शन बी है लेनुगो कवरिंग द बॉडी, ऑप्शन सी है डिस्कॉगमेशन ऑफ द एपिडर्मिस, ऑप्शन डी है वर्निक्स कैसियोसा कवरिंग द बॉडी। मतलब ये कि जो केस है 42 वीक्स को देखिए आप, 42 वीक मतलब ये पोस्टम बेबी है। और जब भी बच्चा पोस्टम होता है, पोस्टम बेबी कंडीशन में क्या होगा? जो बच्चे का जो बॉडी पे जो वर्निस कैसियोसा होता है, वो लेनुगो होता है, वो बॉडी से डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। जब भी जिनका बर्थ होता है, बर्थ के बाद काफ़ी एक्टिव देखने को मिलते हैं ये, इनका बॉडी वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और और इनकी जो स्किन है, स्किन का डिस्कॉगमेशन देखने को मिलता है। ये क्या होता है? बॉडी का जो वर्निस कैसियोसा होता है वो पूरी तरह से हट जाता है, इसलिए जो बच्चों का स्किन होता है वो पार्चमेंट लाइक स्किन हो जाता है। जैसे अपनी सर्दियों में अपन लेदर का कोट पहनते हैं, वैसी स्किन हो जाती है इन बच्चों की, क्योंकि इनका जो वर्निस कैसियोसा हट जाता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, डिस्कॉगमेशन ऑफ द एपिडर्मिस। और ऑप्शन ए जो है स्लीपी लिथार्जी बेबी, ये किस्म देखने को मिलेगा। जो बच्चा प्री टर्म बच्चे होते हैं वो स्लीपी लिथार्जी देखने को मिलेंगे, उनकी बॉडी पूरे पूरे लेनुगो से कवर रहेगी और वर्निस कैसियोसा भी कवर रहेगी, ठीक है। ये ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ए क्लाइंट विद ग्रुप ए बी ब्लड हुज हस्बैंड हैज़ ग्रुप ओ हैज़ जस्ट गिवन बर्थ द, ये बर्थ है, थोड़ा ध्यान से, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा है। बर्थ द मेजर साइन ऑफ एबियो इनकम्प्लीटिबिलिटी इन द न्यूनेट इज विच कॉम्प्लिकेशन और टेस्ट रिजल्ट्स। मतलब एक ए बी ए बी ग्रुप का एक हस्बैंड है जिसका, और एक क्लाइंट विद ग्रुप मतलब एक मदर है, उसका तो ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, और उसके हस्बैंड का ग्रुप क्या है? ओ है। तो उनमें क्या बच्चा, उनका जो होने वाला बच्चा है उसमें ए बी ओ इनकम्प्लीटिबिलिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या देखने को मिलेंगे? ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी के जो कॉम्प्लिकेशन है उनके बारे में बात करना चाह रहा है एग्जामिनर यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है नेगेटिव कम टेस्ट, ऑप्शन बी है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर, ऑप्शन सी है जॉन्डिस आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर लाइफ, ऑप्शन डी है जॉन्डिस विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जब भी बच्चे को ए बी ओ इनकम्पेटिबिलिटी होता है तो बच्चे में जो आरबीसी है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, और आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है बच्चे में तो उसमें
अर्ली अर्ली लाइफ में उसमें हाइपर बिलीरुबिनिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलता है। और बच्चे में विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ जॉन्डिस देखने को मिलता है, जिसे क्या कहा जाता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो यहाँ पर और जो कुम टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज एंड ईयर, इसका कोई रिलेशन नहीं है। और इसमें जो जॉन्डिस होता है वो फर्स्ट 24 आवर्स में होता है, ना कि 24 आवर ऑफ लाइफ के बाद में होता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, व्हेन न्यूबॉर्न हैव बीन ऑन फॉर्मूला फॉर 36 to 48 आवर्स दे शुड हैव स्क्रीनिंग फॉर PKU। मतलब एक बच्चा है जिसको आप फॉर्मूला फीडिंग दे रहे हो 36 to 48 आवर्स, तो किस चीज़ के लिए आपने उसको फॉर्मूला फीडिंग दिया है? फेनिल एलानिन देते हैं इसमें। ऑप्शन ए है स्क्रीनिंग फॉर PKU, ऑप्शन बी है विटामिन के इंजेक्शन, ऑप्शन सी है टेस्ट फॉर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ऑप्शन डी है हेल स्टिक फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर ए। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनमें फॉर्मल फीडिंग दे रहे हो आप, उसको फेनिल एलानिन दे रहे हो, तो वो होता है फिनाइलकीटोनुरिया वाले बच्चे में स्क्रीनिंग के लिए हम करते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, इसमें एक फिनाइल एलानिन टाइरोसिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाती है, जिससे फिनाइल एलानिन उसके जो डेजिनेशन जो प्रोडक्ट है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम की कमी होती है, तो इस कारण उसके फिनाइल एलानिन और उसके डेरिवेटिव्स के रूप में वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और जब वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो क्या होता है बॉडी में, हमने जो ऐसे बच्चे जो होते हैं मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इससे पहले स्क्रीनिंग करके पता लगा जाता है कि यदि वैसे पहले बच्चे को फिनाइल एलानिन दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसमें देखते हैं कि यदि बच्चे में उसके लीवर से यदि वो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं और उस फेनिल एलानिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसका मतलब तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। ठीक, और यदि फेनिल एलानिन दे रहे हो बच्चों को और उसके लीवर से वो नहीं बन रहा है, लीवर बच्चे के ब्लड में उस एंजाइम का कोई लेवल नहीं पाया गया है, तो वो बच्चा क्या होगा? फिनाइल कीटन यूरिया के लिए पॉजिटिव होगा। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ए न्यूबॉर्न हैज़ स्मॉल वाइट स्पिन पॉइंट स्पॉट्स ओवर द नोज विच द नर्स नोज आर कॉज्ड बाय टेंट सेबेसियस सिक्रेशंस। When charting this observation, the nurse identify it as, एक बच्चा है जिसकी नाक पे स्मॉल वाइट स्पिन पॉइंट स्पॉट देखने को मिलते हैं। अब नर्स को ये पता है कि ये रिटेंड सीबेसियस सिक्रेशंस है। ठीक है, तो इसके लिए कोई टर्म यूज़ करते हैं, वो टर्म एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ए है मीलिया, ऑप्शन बी है लैनुगो, ऑप्शन सी है वाइट हेड्स और ऑप्शन डी है मंगोलियन स्पॉट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा मीलिया। जो वाइट स्पिन पॉइंट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं बच्चे की नाक पे, वो मीलिया कहलाते हैं। और दूसरा है लैनुगो। लैनुगो जो होता है वो बच्चे के जो बॉडी पे कवरिंग पाई जाती है, येलो जो हेयर्स पाए जाते हैं, वो लैनुगो कहलाते हैं। वाइट हेड्स एक तरह का क्या है, एक आप इसे कह सकते हो, आप कहते हो ना आपको वो हो गया है जैसे पिंपल हो गया, पिंपल पे वाइट हेड्स होता है, वो वाइट हेड्स हो जाता है। ठीक है, और मंगोलियन स्पोर्ट्स जो है वो भी एक ही तरह का है, क्या है, एक जो स्पोर्ट्स आप कह सकते हो आपकी बॉडी पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो इसमें राइट आंसर को पता लग गया मीडिया। ये क्वेश्चन जो है वो भी एक बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी कंसिडर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। द नर्स इज अवेयर दैट ए न्यूनेट ऑफ ए मदर विद डायबिटीज इज एट रिस्क फॉर पार्ट कॉम्प्लिकेशन। ये क्वेश्चन पहले भी आप डिस्कस किया था ना, तो वैसे उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है कि मदर को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन होने को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है एनीमिया, ऑप्शन बी है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन लॉस, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आप हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे मैंने कहा था आपको, जो बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा जब मदर के वोम में होता है तब तक तो उसको खूब न्यूट्रिशन मिलता है, खूब ग्लूकोज मिलता है। लेकिन जब बच्चा ग्लूकोज जैसे ही बॉडी से बाहर आता है तो उसको वो जितना जो ग्लूकोज का लेवल मिल रहा था तो बॉडी को मिल नहीं पाता है, और बॉडी में एडजस्टमेंट नहीं होता पाता है, उसका इंसुलिन सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। जो डायबिटिक मरीज के बच्चे होते हैं उनमें एनीमिया नहीं होता, नाइट्रोजन लॉस नहीं होता, ना कि थ्रोम्बोसिस होता है, कुछ नहीं होता, हाइपोग्लाइसीमिया होता है बच्चे में। और
हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन बी, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। टू हेल्प लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरबिलिरुबिनीमिया इन द नियोनेट, द प्लान ऑफ केयर शुड इंक्लूड। देखिए, एक बच्चा है, नियोनेट है, उसका हाइपर बिलिरुबिनिया हो रहा है, मतलब बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है। अब बिलिरुबिन कब बढ़ेगा? जब आरबीसी का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा। तो नर्स क्या इंक्लूड करेगी उसके केयर्स में, ताकि उसको पता लग सके कि हाइपर बिलिरुबिन लिमिटेड हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो क्या असिस्ट करेगी? ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। मॉनिटरिंग फॉर द पासेस ऑफ मेकोनियम इज शिफ्ट। ऑप्शन बी है इंस्टीट्यूटिंग फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट्स एवरी 6 आवर्स। ऑप्शन सी है सब्स्टिट्यूटिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फॉर्मूला ड्यूरिंग द सेकेंड डे आफ्टर बर्थ। ऑप्शन डी है सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विथ ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ऑप्शन बी है वो फोटोथेरेपी से रिलेटेड है, इसलिए मतलब ठीक है, ये रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी है ब्रेस्ट फीडिंग, हाँ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं बिल्कुल। ऑप्शन डी है सप्लीमेंटिंग ब्रेस्ट फीडिंग विद ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट। अब यहाँ पर ग्लूकोज वाटर देने का कोई रेजोनेंस मुझे लग नहीं रहा है, इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग फॉर द पासेस ऑफ मेकोनियम इज शिफ्ट। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि जो बिलिरुबिन है वो उसका जो बॉडी से एक्सपेल आप कह सकते हो या एक्सपेल आउट कह सकते हो, एक्सक्रीशन जो है वो फीसस के थ्रू होता है, फीसस के थ्रू होता है। इसलिए आप जब भी बच्चा करेगा फीसस, तो आप उसके जो कलर को असेस करेंगे कि उसका कलर कैसा है, मेकोनियम का जो कलर है वो कैसा आ गया। इस शिफ्ट में आप उसके कलर को असेस करेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा कि बच्चे में जो हाइपर बिलिरुबिनिया का जो लेवल है वो कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। तो आप बच्चे का जो मेकोनियम जो है वो असेस करेंगे, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ए है। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर एप्गार स्कोरिंग क्या होगा? देखिए, प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर एप्गार स्कोरिंग इज द, ऑप्शन ए है हार्ट रेट, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, ऑप्शन डी है एवोल्यूशन ऑफ द मोरल रिफ्लेक्स। तो एप्गार स्कोरिंग होती है, उसमें अपन सबसे जो प्राइमरी चीज़ थिंकिंग जो होती है वो होती है हार्ट रेट। हार्ट रेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द एप्गार स्कोरिंग। देखो उसमें क्या क्या देखते हैं बच्चे का, हार्ट रेट देखते हैं, पल्स देखते हैं, और रेस्पिरेटरी पैटर्न देखते हैं। ठीक है, उसका अपीयरेंस देखते हैं बच्चे का, ग्रीमेंस देखते हैं। इसके बेस पे उस बच्चे को आप स्कोर देते हो। 0, 1, 2 के पैरामीटर्स होते हैं, और मैक्सिमम स्कोर होता है 8 to 10 होता है, और जो मिनिमम स्कोर होता है 1 to 3 होता है, और जो मॉडरेट स्कोर, आप मॉडरेट ऐप का स्कोर जिसे क्या होगा वो क्या होगा 4 to 7। ओके, इसलिए अब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट इसका पैटर्न एप्गार स्कोरिंग में नहीं होता है, और रेस्पिरेटरी जो पैटर्न होता है वो होता है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम, मेकोनियम अगर प्रेजेंट है तो इसके भी कोई खास इंडिकेट नहीं। लेकिन जो प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन पूछा है ना क्वेश्चन में, तो हार्ट रेट यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, अब बात करता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, विच स्टेटमेंट बाय द नर्स अबाउट HIV टेस्टिंग इज मोर अप्रोप्रिएट। स्पेलिंग्स थोड़ा देखिए, अप्रोप्रिएट है। विच स्टेटमेंट बाय, देखिए, विच स्टेटमेंट बाय द नर्स अबाउट HIV टेस्टिंग इज मोर अप्रोप्रिएट। ऑप्शन ए है योर बेबी वॉन्ट बी टेस्टेड बिकॉज बेबीज ऑफ HIV मदर आर ऑलरेडी HIV पॉजिटिव। मतलब एक मदर है जो HIV पॉजिटिव है, उसका एक नियोनेट बच्चा पैदा हुआ है, तो उसका मतलब टेस्टिंग, HIV टेस्टिंग के बारे में नर्स कुछ क्वेश्चन, जो पेशेंट है वो नर्स से कुछ क्वेश्चन कर रहा है, तो नर्स उनको क्या बता रही है, तो इनमें से कौन सी सही है आपसे ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, योर बेबी वॉन्ट बी टेस्टेड बिकॉज बेबीज ऑफ HIV मदर्स और ऑलरेडी HIV पॉजिटिव। देखिए, पहले ही नर्स ने कह दिया कि आपके बच्चे का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव हो तो आपका बच्चा पॉजिटिव होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ऑप्शन बी है योर बेबी विल बी टेस्टेड विद इन 24 आवर्स फॉर HIV एंटीबॉडीज़ टू फैसिलिटेट अर्ली ट्रीटमेंट। की अब कह रही नर्स कि आप 24 आवर्स के अंदर उसके HIV एंटीबॉडीज़ के लिए आप उसका टेस्ट करोगे। तो ऑप्शन सी है योर बेबी वांट बी टेस्टेड फॉर HIV एंटीबॉडीज अंटिल एज 3 months। आप मतलब कह रही है कि 3 महीने तक आप उसका टेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, जब तक आपसे 3 महीने का नहीं हो जाता आप उसका HIV एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन डी है योर बेबी विल बी टेस्टेड फॉर HIV एंटीबॉडीज ईयरली अंटिल टेस्ट रिजल्ट्स आर पॉजिटिव। तो सारे ऑप्शन जो है इसमें लगभग सही है, लेकिन जो ऑप्शन जो बी है
ऑप्शन बी है जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अब ये कैसे करेक्ट है ये देखिए। तो जब भी बच्चा यदि HIV पॉजिटिव मदर से उसका बर्थ हुआ है तो उसका टेस्ट जो करते हैं अपन HIV के लिए, ध्यान सुनिए, HIV के लिए जो टेस्टिंग करते हैं वो अपन 24 आवर्स के अंदर करते हैं। उसके बाद उसका 3 से 4 महीने बाद फिर उसका रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर 1 साल पे करते हैं। इस तरीके से 3 बार उसका टेस्ट किया जाता है विद इन 24 आवर्स, फिर उसके बाद 3 to 4 मंथ्स, फिर लास्ट में 1 ईयर। जब बच्चा 1 साल तक होता है तब तक उसका टेस्टिंग किया जाता है और उसकी बॉडी में जो HIV का जो वायरस है, वायरल लोड उसका चेक किया जाता है, ठीक है। और यदि बच्चे में वायरल लोड प्रेजेंट है, बच्चे में HIV एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द नर्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू असिस्ट विद द कलेक्शन ऑफ ब्लड स्पेसिमेन फ्रॉम विच सोर्स। एक बच्चा है, उसका आपको ब्लड सैंपल निकालना है, तो सीधी सी बात है, ब्लड सैंपल किससे निकालोगे? ऑप्शन देखिए आप, द न्यूबॉर्न्स फादर, न्यूबॉर्न के पापा से ब्लड निकालोगे। ऑप्शन बी है न्यूबॉर्न्स मदर, न्यूबॉर्न के मदर से निकालोगे। ऑप्शन सी है न्यूबॉर्न सिबलिंग, न्यूबॉर्न के साथ वाला जो छोटा भाई है उससे निकालोगे। ऑप्शन डी है द न्यूबॉर्न अम्ब्लाइकल कोड से निकालोगे। तो देखिए, जो ब्लड स्पेसिमेन निकालने के लिए जो फर्स्ट साइट आप न्यूबॉर्न में यूज़ करते हैं वो होता है उसका अम्ब्लाइकल कोड, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अम्ब्लाइकल। कोई साइंस नहीं इस क्वेश्चन में, आप बस सीधा सा थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो फिर तो गलत बात है ना। आप न्यूबॉर्न के अम्ब्लाइकल कोड से निकालोगे, फादर मदर सिबलिंग से क्या लेना देना आपको, उनसे क्यों निकालना है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, न्यूबॉर्न के अम्ब्लाइकल कोड से हमेशा आपको ब्लड स्पेसिमेन कलेक्शन करना है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द असेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी इन द प्री टर्म न्यूबॉर्न। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी क्या है, पहले ये बात कर लेते हैं। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी बच्चे को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें यदि आप उसके जो ज़्यादा आपने उसको ऑक्सीजन दे दिया है तो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है, इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, ROP कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना जो आई होता है, आई का जो रेट्रो टाइप में जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स क्या होती है, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, और वो ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो वो फट जाती है, ठीक। इसे क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं ब्लड वेसल्स जो है उनका ग्रोथ बढ़ जाता है, ब्लड सप्लाई मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं हम? रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो अब इसका रिलेशन किस चीज़ से एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसका रिलेशन ऑक्सीजन से है, ठीक है। तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी विल बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसलिए जब भी बच्चों को ऑक्सीजन अपन एडमिशन करते हैं तो एडमिशन करते टाइम पे हमेशा ऑक्सीजन का जो लेवल है, कितना बच्चे को आप दे रहे हो, कितनी किस स्पीड से दे रहे हो, कितने टाइम तक दे रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को सबको असेस करने आपको देना होता है ताकि ये जो है कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विच असेसमेंट फाइंडिंग इज द मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी। ऑप्शन ए है स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन बी है एब्सेंस ऑफ न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। ऑप्शन सी है लिमिटिंग मूवमेंट इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ऑप्शन डी है जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। देखिए, RH इनकम्पेटिबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें जॉन्डिस तो देखने को मिलता है, आपको अच्छी तरह पता है। अब RH इनकम्पेटिबिलिटी में जॉन्डिस क्यों होगा, पहले बात इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले RH इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है, तो पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, RH इनकम्पेटिबिलिटी ऐसी मदर जो खुद RH नेगेटिव है लेकिन उसका बच्चा RH पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम जब बच्चा जब होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जब लेबर के दौरान बच्चे की जो RBC जो है मदर के RBC में, मदर के ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाती है, मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी बनती है IgM। कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgM। एक्यूट इन्फेक्शन में जब एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी होती है? IgM, ठीक है। तो जब बच्चा पहली बार माँ प्रेग्नेंट हुई, नेगेटिव थी, RH नेगेटिव थी, बच्चा RH पॉजिटिव था, पहली बार माँ नेगेटिव हुई,
ठीक। तो बच्चे का जो लेबर के दौरान जो उसकी जो ब्लड सेल्स थी, आरबीसी थी, वो तो वहाँ चली गई और वहाँ पे उन्होंने जाके आईजीएम एंटीबॉडी बना ली। ठीक है। अब लोग कहते हैं कि पहली बार में वो बच्चे को कुछ हुआ क्यों नहीं, तो इसका रीज़न ये है कि आईजीएम एंटीबॉडी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि एक मैक्रो एंटीबॉडी है। ठीक है। ये प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, जब नेक्स्ट टाइम बच्चा, जब माँ फिर से प्रेग्नेंट होती है, माँ ने फिर से आरएच नेगेटिव होती है, बच्चा यदि फिर से आरएच पॉजिटिव है, तो क्या होगा, जो मदर के ब्लड में जो आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो क्या होती है, एक्यूट से क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाती है और वो आईजीजी में कन्वर्ट हो जाती है। और आप जानते हो आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो हमेशा प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, और जब ये आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में जाएगी, ठीक है, बच्चे में जाएगी तो आरबीसी का क्या करेगी, हीमोलाइसिस ब्रेक डाउन करेगी, और ब्रेक डाउन करेगी तो हीम आयरन अलग अलग टूटेंगे, हीमोग्लोबिन अलग टूटेगा, वो और बच्चे में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और बच्चे में जॉन्डिस जो है विद इन 24 to 36 आवर्स में बच्चे में जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो जो मोस्ट इंडिकेटिव जो इसका आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का होता है वो होता है जॉन्डिस। कब होता है, विद इन 24 to 36 आवर्स। ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है और इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक आपको जो मैंने आइडिया दिया है उससे काफ़ी हद तक आपको नॉलेज हो जाएगा इस चीज़ का, और आप इस एग्ज़ाम किस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आप ठीक कर देंगे। ठीक है, राइट करके आओगे, मुझे पूरा भरोसा है आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ए 50-year-old child is brought to the emergency department for acute asthma attack. तो व्हाट इज़ द इनिशियल असेसमेंट इन ए फॉर्म ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। सीधी सी बात है, अस्थमा का बच्चा है। अस्थमा का अटैक में क्या होता है कि जो अपनी ब्रोंक्यूल्स, जो अपना जो एयरवे होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है। और बच्चे का जब एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, उसका जो गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आएगा, उसको सांस लेने में देखा था कि ब्रीथिंग पैटर्न में उसके डिफ़िकल्टी आएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पहले, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ऑप्शन बी है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन सी है अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन डी है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, ये देखिए ऑप्शन बी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि देखो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज और अल्टर टिश्यू परफ्यूजन जो है वो तो ब्लड परफ्यूजन से रिलेटेड है, या फिर लेटर कंडीशन की बात करते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस इसका रिलेशन है, लेकिन लेटर ऑन कंडीशन में इसका रिलेशन होगा। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज भी इससे रिलेटेड है, लेकिन जो सबसे अर्ली जो चीज़ होगी एक्यूट अस्थमा अटैक वो होगा इन इफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, क्योंकि बच्चे का जो ट्रेकिया है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो आप उसको सांस लेने में दिक्कत आएगा, तो क्या होगा, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न होगा उसका। इसलिए राइट आंसर ये डी होगा। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर, देखिए, व्हाट इज़ द अर्लीस्ट टाइम दैट ए चाइल्ड कैन बी डायग्नोज टू हैव ऑटिज्म। ऑटिज्म एक मंदबुद्धिता, एक डिसऑर्डर बच्चों में देखने को मिलता है। जब इसमें बच्चा क्या होता है, लेट लर्नर होते हैं बच्चे, मतलब जल्दी नहीं सीख पाते हैं काफ़ी चीज़ों, इनको जो बच्चे नॉर्मली जल्दी सीख लेते हैं उनको ये लेट समझ पाते हैं। इनका जो आईक्यू होता है वो भी कम होता है, और बच्चे में काफ़ी कम बच्चे ये बोलते हैं। म्यूटिज्म देखने को मिलता है, सेलेक्टिव म्यूटिज्म होता है इनमें। काफ़ी एक कुछ एज होती है जिस तक, जहाँ तक ये बच्चे काफ़ी कम वर्ड्स बोलते हैं, लेट लर्नर होते हैं। ठीक। ऑप्शन बात कर लेते हैं, कौन से बच्चों में सबसे ज़्यादा जल्दी देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है 6 years ओल्ड, ऑप्शन बी है 2 months ओल्ड, ऑप्शन सी है 2 years ओल्ड, ऑप्शन डी है 12 मंथ या 12 months ओल्ड। ये क्वेश्चन अभी दिल्ली एम्स के रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 years ओल्ड। जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो लगभग 2 से 3 साल की एज में अगर इनमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि इनको ऑटिज्म है। ठीक है। क्योंकि ये इनमें सिम्टम्स जो है वो दिखना चालू हो जाते हैं, जैसे लेट लर्नर हो गया, आईक्यू कम होता है। ठीक है। बहुत कम बोलते हैं, या लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे आइंस्टीन था, वो भी लेट बोलना स्टार्ट किया था उसने भी। ठीक है। लेकिन वो बाद में जाके अच्छा लर्नर बना। ठीक है। इसलिए ऑटिज्म वाले बच्चों का इलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका सही टाइम पे आप डायग्नोस कर लेते हो उस चीज़ को,
तो हर चीज़ का डायग्नोसिस के बाद सही इलाज है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 years ओल्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टिव नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। देखिए, एक होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, तो इसमें मतलब बच्चों में सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, बच्चों में एंट्रोकोलाइटिस देखने को मिलता है, बच्चे में वोमिटिंग, नोजिया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, जर्ड रिफ्लेक्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इनके जो बच्चों के जो स्पिंटर्स होते हैं वो काफ़ी डेवलप नहीं होते हैं, बहुत वीक होते हैं। इसलिए क्या होता है कि बच्चों में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बार बार स्टमक से ऊपर की ओर आने का कोशिश करता है, ठीक है। इसी कहा जाता है जर्ड रिफ्लेक्स कहा जाता है। जर्ड रिफ्लेक्स बच्चों में बहुत कॉमन होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन जो है वो देखिए पहले आप, तो गिविंग लिक्विड फीडिंग, ऑप्शन बी है गिविंग सॉलिड फ्लूइड्स, ऑप्शन सी है गिविंग फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग्स, ऑप्शन डी है गिविंग सेमी सॉलिड फूड्स। तो जो बच्चे हैं उनमें जड़ से आपको प्रिवेंट करना है, तो जड़ से प्रिवेंट करने के लिए आप उसे हमेशा देखिए गिव फ्रीक्वेंट स्मॉल फीडिंग देनी होगी बच्चों को, ठीक है। बच्चे को थोड़ा थोड़ा और बार बार खिलाना है। ऐसा नहीं कि बच्चों को एक साथ आपने बल्क फूड खिला दिया, लिक्विड फीडिंग करा दी, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को फ्रिक्वेंटली खिलाओ, फ्रिक्वेंटली खिलाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खिलाओ। गिव फ्रिक्वेंट स्मॉल फीडिंग, तो ये जड़ इस जड़ प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनमें स्पिंटर्स, जो गैस्ट्रिक स्पिंटर्स होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए जड़ रिफ्लेक्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों को उनको हमेशा फ्रिक्वेंट स्मॉल फीडिंग दे दीजिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच टर्म डिस्क्राइब्स ए सीजर इन विच द चाइल्ड क्राइज आउट, फॉल्स टू द फ्लोर, बिकम्स रिजिड एंड हैज़ ए कन्वल्जन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अभी अभी हाल ही में जो पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था, बठिंडा का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों ने इसमें कुछ ऑप्शंस है जो आप काफ़ी कन्फ्यूज होंगे, जैसे ऑप्शन है ग्रैंड mal सीजर्स, ऑप्शन बी है टॉनिक सीजर्स, ऑप्शन सी है मायोक्लोनिक सीजर्स, और ऑप्शन डी है एटोनिक सीजर्स, ठीक है। तो देखिए, बच्चा पहले तो क्राई करता है, ठीक है, फिर फ्लोर पे गिर जाता है, फिर रिजिड हो जाता है, और फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और बच्चा कन्वल्जन में चला जाता है। तो इस तरह का जो सीजर का पैटर्न होता है वो कहलाता है ग्रैंड mal सीजर्स। कौन सा होता है, ग्रैंड mal सीजर पैटर्न कहलाता है। इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर इम्पोर्टेंट इन ए चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर ए टॉन्सिलेक्टोमी, नेसेसिटीज रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप केयर, ठीक है। मतलब एक टॉन्सिलेक्टोमी का बच्चा जिसका टॉन्सिल रिमूव किया है, तो जो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस में से कौन सी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो यदि बच्चा करेगा तो नर्स को रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, ऑप्शन बी है ब्लड प्रेशर ऑफ 90/60 mmHg, ऑप्शन सी है नोजिया, ऑप्शन डी है पल्स ऑफ 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जो ऑप्शन ए जो है वो इसमें राइट होगा, फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग। फ्रीक्वेंट स्वेलिंग जो होता है यहाँ पर बच्चे में जो टॉन्सिलेक्टोमी का जो ऑपरेशन हुआ है वहीं से उसका हेमरेज को इंडिकेट करता है और बच्चा बार बार स्वेलो करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंट स्वेलिंग। ब्लड प्रेशर 90/60 हाइपोटेंशन इंडिकेट करता है। ये जो बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी, छोटे बच्चों में काफ़ी नॉर्मल होता है 90/60 mmHg। और नोज़िया ये भी देखने को मिलता है, लेकिन जो आप जिसे कह सकते हो कि मतलब अच्छा जो ऑब्जर्वेशन है, परफेक्ट ऑब्जर्वेशन आप देखोगे तो फ्रीक्वेंट स्वेलिंग यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स अफेक्टेड इन द रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम में कौन सा ऑर्गन्स बॉडी के अफेक्ट होते हैं। तो रे सिंड्रोम क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एस्पिरिन ड्रग्स लेते हो आप, ठीक है, एस्पिरिन ड्रग्स का कॉम्प्लिकेशन होता है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम में क्या होता है, ये बॉडी के जो लीवर और ब्रेन को अफेक्ट करता है। रेट सिंड्रोम किसको, लीवर है, लीवर एंड ब्रेन को। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि कौन सा जो रेट सिंड्रोम है वो कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट होगा। लीवर और जो ब्रेन जो है इन दोनों ऑर्गन्स को मोस्टली अफेक्ट करता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ क्या होगा, ए, लीवर एंड द ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए अपन को इसको स्किप करते हैं। ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए, चलो कोई ना।
आशा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का जो अच्छा लगा होगा। देखो, ये जो कोशिश मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन ने काफ़ी बच्चों का जो मेंटल स्टेटस है उसको भी काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है। काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे थे, सपने देख रहे थे कि अब इस एग्ज़ाम्स आएंगे तो हम एग्ज़ाम्स देके काफ़ी जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के इस माहौल ने सब कुछ बच्चों को ख़राब कर दिया है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि जल्दी से जल्दी ये जो है आपके लिए अच्छा अच्छा जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लौटे और वापस आप एक योद्धा की तरह जो एक एग्ज़ाम से आपको लड़ना है, जैसे कोरोना से आप लड़ रहे हो वैसे आपको एग्ज़ाम से भी लड़ना है। और जैसे आप कोरोना को हरा रहे हो वैसे ही आपको एग्ज़ाम्स को भी हराना है। और एम्स, पीजीआई, बीएचयू जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है बने इंडिया में, वहाँ पे जाके आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आप आज ही ये दृढ़ संकल्प ले कि रोज़ आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे, चाहे एग्ज़ाम्स हो चाहे ना हो। लेकिन कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा ना, ऐसे थोड़ी कि जब आप स्टडी करते रहोगे एग्ज़ाम कभी आएगा ही नहीं। देखिए, मौके काफ़ी मिलेंगे आपको ज़िंदगी में, आप बस तैयारी करते रहिए। तो जिससे तैयारी करेंगे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज मिल गया तो आप मतलब आपको कुछ लॉस हो जाएगा या फिर कुछ है, आपको कुछ कमी हो जाएगी आप में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना। आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, आप अपने जो स्किल्स है, अपना जो नॉलेज का जो लेवल है उसको आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी आप उसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करते ही आप में ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बिल्कुल, आप में ये ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्ज़ाम्स को फाइट करके ही मानेंगे। ठीक है, बस ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा, बस आप अच्छी खासी तैयारी करते रहिए। और इस जो एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी छोटी सी कोशिश जो कर रहा हूँ काफ़ी लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आशा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे और जो ये चैनल है इसको भी आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ आपका आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज हमने कुछ पीडियाट्रिक एमसीक्यूज़ के बारे में बात करी है। नेक्स्ट में जो बचे हुए एमसीक्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। इसी के साथ वेरी गुड बाय, थैंक यू सो मच।